दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 6। हिंदी भाषा का एक उद्भव एवं विकास एक लंबा टॉपिक है और बहुत ही विस्तार के साथ हम इसको समझा रहे हैं, इसलिए अनेक वीडियो अनेक पार्ट में बन रही है। पार्ट 5 तक की वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अब पार्ट 6 की वीडियो की बात करते हैं। अनेक अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत लाभान्वित है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अर्थात सामान्यतः हिंदी में होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई केरल का विधायक है या सांसद है और वो अपनी भाषा में अपनी बात रखना चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष उसको अनुमति दे सकता है। उसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है अंग्रेजी या हिंदी में। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि 15 वर्ष की समय के बाद अंग्रेजी में या शब्दों का लोप किया जाएगा, यानी कि वो बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अनुच्छेद 210 के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। राजभाषा और राजभाषाओं से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए जैसे एक राज्य है हरियाणा, तो उसकी राजभाषा क्या है, तो वो तो हिंदी है, तो उसका हिंदी में प्रयोग है। लेकिन एक राज्य है जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान की राजभाषा वो भी हिंदी है, लेकिन राजस्थान में अनेक उपबोलियाँ हैं, अनेक उपभाषाएँ हैं। यदि मान लीजिए उसकी राजभाषा राजस्थानी होती तो राजस्थानी में बहुत सारी भाषाएँ हैं, तो उन सब में या हिंदी या अंग्रेजी में वो बात कही जाती। परंतु यथास्थिति विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद या सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राजस्थान का कोई एमएलए है, वो अपनी बात यदि कोई ढूंढानी में रखना चाहता है, यदि उसको बेहतर तरीके से हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है, तो वो उसमें भी रख सकता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति ये अनुमति दें तब। फिर उसके बाद वो भाषा रूपांतरित होगी या ट्रांसलेट होगी अंग्रेजी में या हिंदी में, इस तरह से। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करें तो 15 वर्ष अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा, ऐसा नियम है। भाग 17 राजभाषा संबंधित बात करें तो अध्याय 1 संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। तो इसके अंदर जो नियम है वो इस प्रकार है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, यानी कि जो हम 1 2 3 लिखते हैं यही होगा, लेकिन वो होगा अंतर्राष्ट्रीय। जो 1 2 3 हम लिखते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय। हिंदी में जो लिखते हैं उसका रूप आप जानते हैं, भारतीय जो रूप है वो 1 होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार जैसे कि होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा। 2 ऐसा होगा, 3 में नीचे गोला हो जाएगा, तो इस तरह से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा जो प्रचलन में है, जैसे कि अभी इस समय 15 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 1965 लिखा हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप है अंकों का। और देवनागरी लिपि जो लिपि आपके सामने यह है। 2 नंबर है, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, अर्थात 1965 तक जब ये लागू हुआ उसके बाद तक,
उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि प्रावधान तो ये हुआ था 15 वर्ष बाद बदल देंगे, लेकिन जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति यदि चाहता है तो वो रूप दोनों का बदल सकता है, अंकों में भारतीय रूप ला सकता है और भाषा में दूसरी भाषा प्रयोग कर सकता है। तीसरा बिंदु इसमें है, संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधी कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि यदि इनसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो इनको बदला जाएगा। अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाओं संबंधित अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा जब तक कि इन भाषाओं का इस्तेमाल या व्यवस्था न हो जाए, जैसे प्रादेशिक भाषा हो या हिंदी हो या जो भी हो। अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा, यानी कि उस समय जो प्राधिकृत की गई है, लागू की गई है, आपसी करार होने पर दो राज्यों के बीच हिंदी में बातचीत होगी या जो लागू की गई है उसमें बातचीत होगी, उस भाषा में दो राज्यों के बीच। अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि एक राज्य है जैसे कि राजस्थान है या हरियाणा है, उसका कोई अनुभाग है, उपभाग है, जैसे कि राजस्थान में जोधपुर जोन बना रखा है, एक जयपुर जोन है, तो ऐसे करके उस अनुभाग विशेष में कोई उपभाषा बोली जाती है तो उससे संबंधित नियम है। अध्याय 3 की भाषा अनुच्छेद 348 में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उपबंध होने तक अंग्रेजी जारी रहेगी, जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था दूसरी भाषा की नहीं होगी तब तक। अनुच्छेद 349 के अनुसार भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं की जा सकती है और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। यानी कि भाषा का परिवर्तन करना या भाषा का लागू करना इतना सहज नहीं है, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है, राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश के बिना नहीं कर सकता। अध्याय 4 विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 में व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी कि जो कम संख्या में जाति या धर्म के लोग हैं उनके लिए मातृभाषा में जो शिक्षा होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, उनकी मातृभाषा में दी जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कोई अन्य अधिकार दिया जाए, जैसे मान लीजिए भाषा को समझने में उनमें दिक्कत है तो किसी दूसरी भाषा के माध्यम से या इस भाषा के माध्यम से जिसको वो जानते हैं उसमें उनको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि भाषा का विकास होना चाहिए, हिंदी का विकास होना चाहिए और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। यानी कि हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए संस्कृत का या किसी दूसरी भाषाओं का, उसके समकक्ष भाषाओं का सहारा लिया जा सकता है उसकी भाषा की शब्दावली को मजबूत करने के लिए। 8वीं अनुसूची भाषाएं
8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। बाद में सिंधी को 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में, तत्पश्चात कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। तदुपरांत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संशोधन 2003 में शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई। कुल 22 भाषाएं हैं। अध्याय 1 संघ की भाषा की समीक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 343 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है। इससे देश के बहुमत की इच्छा की प्रतिध्वनित होती है। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू नहीं किया जा सकता था। इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद की अवधि रखी तो गई, परंतु फिर अनुच्छेद 343(3) के द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि वह इस 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है। रही सही कसर बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 ने पूरी कर दी, क्योंकि इस अधिनियम ने सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश के अनंत काल तक बनी रहेगी। अर्थात जब देश आज़ाद हुआ, भाषा का नियम लागू हुआ, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये कहा गया कि भाई अभी अंग्रेज़ों को जाने में समय लगेगा और अभी अंग्रेज़ गए हैं और हमारी भाषा में काम करने के लिए हमारे जो बाबू हैं उनको समय लगेगा। तो कुछ वर्ष तक यानी कि लगभग 15 वर्ष तक हम अंग्रेजी में काम करते हैं, लेकिन तब तक हम हिंदी में काम करना सीख जाएंगे व्यवस्था में और फिर हम हिंदी लागू कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि ये 65 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 63 में ये कानून आया कि अंग्रेजी अनंत काल तक चलती रही, क्योंकि इसी में काम करना बेटर है। और ये अंग्रेजी मानसिकता के कारण लोगों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस प्रकार संविधान में की गई व्यवस्था 343(1) हिंदी के लिए वरदान थी, परंतु 343(2) एवं 343(3) की व्यवस्थाओं ने इस वरदान को अभिशाप में बदल दिया। वस्तुतः संविधान निर्माण काल में संविधान निर्माताओं ने जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का साहस नहीं था, इसलिए 343(1) की व्यवस्था की गई, परंतु अंग्रेजियत का वर्चस्व बनाए रखने के लिए 343(2) एवं 343(3) से उसे प्रभावहीन कर देश पर मानसिक गुलामी लाद दी गई। अनुच्छेद 344 के संदर्भ में अनुच्छेद 344 के अधीन प्रथम राजभाषा आयोग बीजी खेर आयोग का 1955 में तथा संसदीय राजभाषा समिति जीबी पंत समिति का 1957 में गठन हुआ, जहां खेर आयोग ने हिंदी को एकांतिक व सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर जोर दिया, वहां पंत समिति ने हिंदी को प्रधान राजभाषा बनाने पर जोर तो दिया, लेकिन अंग्रेजी को हटाने की बजाय उसे सहायक राजभाषा बनाए रखने की वकालत की। हिंदी के दुर्भाग्य से सरकार ने खैर आयोग को महज औपचारिक माना और हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि सरकार ने पंत समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जो आगे चलकर राजभाषा अधिनियम 1963-67 का आधार बनी, जिसने हिंदी का सत्यानाश कर दिया और रही सही इसने चीज़ें खत्म कर दी जो 1963-67 वाला आधार था। समग्रता से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम काल में हिंदी देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक थी, अतएव राष्ट्रभाषा बनी और राजभाषा अधिनियम 1963 के बाद यह केवल संपर्क भाषा होकर रह गई। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं एवं 8वीं अनुसूची। अनुच्छेद 345-346 से स्पष्ट है कि भाषा के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी छूट दी गई। संविधान की इन्हीं अनुच्छेदों के अधीन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी राजभाषा बनी।
हिंदी इस समय 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की राजभाषा है। उक्त प्रदेशों में आपसी पत्र व्यवहार की भाषा हिंदी है। दिनोदिन हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रयोग सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बढ़ता जा रहा है। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात व पंजाब की एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ व अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को द्वितीय राजभाषा घोषित कर रखा है तथा हिंदी भाषी राज्यों से पत्र व्यवहार के लिए हिंदी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन यहाँ भी क्या है कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का दबदबा है, उसका प्रचलन है, उसके रूप में अधिक कार्य होता है। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकते हैं। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसी अभिज्ञा देते रहे हैं जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाती रही हैं, जैसे 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली एवं 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली व संथाली। यही कारण है कि संविधान लागू होने के समय जहां 14 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अध्याय 3 SC, HC आदि की भाषा अर्थात न्याय व विधि कानून की भाषा की समीक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 348, 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है, अंग्रेजी ही है। नियम, अधिनियम, विनियम तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं, बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका है। जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि जैसे राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकारी प्रशासनिक कार्य है वो अंग्रेजी में होते हैं। इसी तरह से हो रहे हैं अभी काम। अध्याय 4 विशेष निर्देश की समीक्षा। अनुच्छेद 350 भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण हेतु यानी कि अपनी समस्या के समाधान हेतु किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार माना गया है। यानी कि आप अपनी एप्लीकेशन, अपना प्रार्थना पत्र जिस भाषा में आप बेहतर तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं उस भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यावेदन करने पर ही अधिकारी तवज्जो ध्यान देना गवारा करते हैं। यानी कि यदि आप किसी विभाग में जाइए और उससे आपको कोई चाहिए या कोई चीज़ दिक्कत है, करवानी है, तो आप प्रार्थना पत्र लिखें तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो ही उसको प्राथमिकता दी जाएगी, वजन दिया जाएगा। वरना हिंदी में लिख करके तो आपकी एप्लीकेशन यूं ही उड़ती रहेगी। यदि आपने पढ़ा हो तो एक पाठ था भोला राम का जीव, उसमें यही था कि वजन नहीं रखोगे तो फाइल उड़ती रहेगी। तो वजन वो रिश्वत का नाम है, लेकिन ये अंग्रेजी भी अपने आप में एक वजन है, एक रिश्वत है। ये इसमें अगर बात नहीं कही गई तो हिंदी में आपकी बात ऐसी उड़ती रहेगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 351 राजभाषा विषयक उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हिंदी के भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हिंदी को विकसित करने की दिशाओं का इसमें संकेत है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका बन सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में वो ताकत है जो भारत की जो बहुमुखी प्रतिभा है, बहुमुखी सांस्कृतिक पहचान है, उसको समाहित करके प्रवाहित कर सके। यानी कि एक से दूसरे तक और देश से विश्व तक पहुंचाने की शक्ति सिर्फ उसी भाषा में है। जबकि इन सब के बावजूद भी, सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी हिंदी की पहचान, हिंदी को तवज्जो उस रूप में नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, जिस रूप में, जिस तरह से।
इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया कि हिंदी में हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली और शैली को भी अपनाया जाए और मुख्यतः संस्कृत तथा गौणतः अन्य भाषाओं विश्व की किसी भी भाषा से शब्द ग्रहण कर उसके शब्द भंडार को समृद्ध किया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कोई शब्द यदि हिंदी में बहुत बेहतर तरीके से सब लोगों के लिए स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उसी का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं, उसके लिए संस्कृत से सहारा लिया जा सकता है, दूसरी भारतीय भाषाओं से सहारा लिया जा सकता है, बल्कि यहाँ तक कि विश्व की दूसरी भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है उस शब्द के पर्यायवाची शब्द के लिए, उस शब्द के विलोम शब्द के लिए, या उस शब्द के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करने के लिए। यानी कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी छूट दे रखी है, उसके बावजूद भी उसकी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है हिंदी का। संविधान के निर्माताओं की यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के स्वरूप को ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो। संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं से वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच में साहित्य का आदान प्रदान भी होगा। और निश्चित रूप से जितना हुआ है वो हिंदी के कारण हुआ है। हिंदी में सारी वो ताकत है, वो साहित्य का निचोड़ है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें लिखा जा रहा है। और कभी कभी किसी हो सकता है पर्टिकुलर कोई प्रदेश ऐसा हो जिसका संदर्भ उस भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त न हो रहा हो तो उस भाषा में हो रहा है, लेकिन उसका विकल्प अंग्रेजी नहीं हो सकती। संविधान के निर्माताओं ने उचित ढंग से यह आशा की थी कि राजभाषा हिंदी अपने भावी रूप का विकास करने में अन्य भारतीय भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिंदी को सबके लिए सुलभ और ग्राह्य रूप धारण करना है। 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की संवैधानिक प्रगति कैसी क्या रही, इसको संक्षिप्त में हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1952 राज्यपालों, SC/SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके न्यायाधीशों के लिए। राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1955 कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित, जैसे कि जनता के साथ पत्र व्यवहार में, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाओं व संसदीय रिपोर्ट में, संकल्पों, रिजुलेशन व विधायी नियमों में हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, संधि पत्र और करार में, राजनयिक व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले पत्रों में, यानी कि इन सब में SC और HC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं इस तरह की स्थितियों में, इन तरह के पत्र व्यवहार के अंतर्गत। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम जगह पर अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता है, कभी कभी कुछ जगह पर हिंदी अनुवाद या हिंदी तर्जुमा उसके साथ में भेज दिया जाता है, लेकिन प्राथमिकता या एक तरह से डोमिनेट या प्रभावी अंग्रेजी रहती है। और ये मानसिकता जो है इसके कारण ही हिंदी नहीं बढ़ रही है, और जो बढ़ रही है उसका कारण आम जनता में उसकी रुचि है, उसका प्रभाव है, उसका इंटरेस्ट है या उसकी खूबसूरती है भाषा की। लेकिन फिर भी आशा है कि वो परिवर्तन होगा और हिंदी सही रूप से लागू होगी। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 6 की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। और यदि आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।